बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन दे के मार तो भी डालो। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। की भीड़ बहुत ही भयावह मंजर है। जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं, समझिए वो स्थितियां हैं। आज आपको कोरोना त्रासदी से जूझते भारत के आम लोगों की कुछ कहानियां सुनाऊंगा। उन जिंदगियों के बारे में भी बताऊंगा जो बचाई जा सकती थी मगर सरकारी लापरवाही, लचर सरकारी तंत्र, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण नहीं बचाई जा सकी। और ये किसी एक जिले, एक राज्य की कहानियां नहीं है। हर राज्य, हर छोटे बड़े शहर में ये ट्रेजिक कहानियां बिखरी पड़ी हैं। नए भारत में लचर असंवेदनशील तंत्र अब नया नॉर्मल बन चुका है। देश के श्मशान घाट लोड से ज्यादा लाशें जला रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की लाशें सील पैक होकर श्मशान पहुंच रही हैं। आपको मैं 3 वीडियो दिखाऊंगा और 2 कहानियां बताऊंगा। 3 वीडियो के कुछ अंश आपको मैं पहले ही दिखा चुका। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना से लड़ने में सरकारें नाकाम साबित हुई हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक टेलीफोनिक बातचीत सुनाता हूं, एक ऑडियो क्लिप। ये बातचीत लखनऊ में कोरोना के सुपरविजन के लिए बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की हेल्पलाइन डेस्क की एक महिला कर्मी और कोरोना पीड़ित संतोष कुमार सिंह के बीच है। संतोष कुमार सिंह बीजेपी लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष मनोहर सिंह के बेटे हैं। संतोष कुमार सिंह 12 तारीख को पूरे परिवार समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए और घर पे ही सेल्फ क्वारंटीन थे। यह फोन उन्हें 15 अप्रैल की सुबह आता है, जिसमें वो महिला निहायत ही अभद्र तरीके से पेश आती है उनसे फोन पर, बल्कि यहां तक कहती है कि जाकर मर जाओ। सुनिए वो ऑडियो क्लिप। सूचना अभी तक होम आइसोलेशन आप डाउनलोड किया है? सूचना बन रही है? नहीं, अभी डाउनलोड नहीं किया गया। अभी आपने बताया नहीं। ये जानकारी जिला प्रशासन स्तर से आपको अवगत कराई जाएगी। हमारे स्तर से आपसे जानकारी के लिए डॉक्टर ने संपर्क तक नहीं किया है। मर जाओ ना जाके, गवार तो हो ही। तो तुम खुद। बाद में संतोष सिंह ने लखनऊ प्रशासन को बातचीत के पूरे ब्यौरे के साथ एक खत भी लिखा। अब आपको लिए चलता हूं चंद्रपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के सागर किशोर के पिता को कोरोना वायरस ने जकड़ लिया। किसी तरह ऑक्सीजन का बंदोबस्त तो कर लिया सागर ने, मगर फिर जब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगा तो वो अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे। लेकिन ना तो चंद्रपुर, ना ही पड़ोसी राज्य तेलंगाना में उस किसी अस्पताल में उन्हें जगह मिल पाई। वो एम्बुलेंस में अपने पिता को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागते रहे और इस बीच ऑक्सीजन कम होती रही। उसके बाद उसने एक ऐसी गुहार लगाई जिसको सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। उसने अपने पिता के लिए मौत का इंजेक्शन मांग लिया। बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन दे के मार तो भी डालो। ना मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे। उसी तरह एक 30 वर्षीय महिला झारखंड में अपने कोरोना संक्रमित पिता को हजारीबाग से रांची अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचती है, मगर वो पार्किंग में ही पड़ी रहती है क्योंकि अस्पताल में उसे एडमिशन नहीं मिलता। क्योंकि अस्पताल में तब मंत्री जी का इंस्पेक्शन चल रहा था, इसलिए आम लोगों की एंट्री बंद थी। उस महिला को भी एडमिशन नहीं मिलता है। जब तक उस महिला के पास मदद पहुंचती तब तक उसके पिता अंतिम सांस ले चुके थे। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था?
क्यों चले? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे। वोट लेने के लिए से बात है। वाराणसी के शमशान घाट पर इस शख्स ने जो बताया उसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको वाराणसी में कोरोना के जमीनी हकीकत का पता लगता है और आपको पता लगता है कि स्थितियां कितनी भयावह हो चुकी हैं। बहुत ही भयावह मंजर है। जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं, समझिए वो स्थितियाँ हैं। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतजार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे। ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली। बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा है। 5 से 6 घंटा हम लोग वेट किए, वही बहुत मेहनत करने के बाद लकड़ी मिली तो घाट। कितना वेटिंग में होंगे लोग? कितना लोग वेटिंग में होंगे लोग? वेटिंग तो अभी देखिए 25 से 30 लोगों की संख्या वेटिंग में भी चल रही है। अच्छा, ये जितने जल रहे हैं लोग, क्या ये सब कोरोना के हैं? तो सील पैक करके आ रहा है तो उसको क्या कहा जा सकता है? कोरोना ही कहा जा सकता है। जो सील पैक बॉडी आ रही है कोरोना ही कहा जा सकता है ना, और क्या कर सकते हैं हम लोग उसको। ये स्थितियाँ हैं, बहुत भयावह स्थिति है बनारस की। और ये आलम है प्रधानमंत्री मोदी की ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। दरअसल अब ऐसा आलम, ऐसे मंजर और ऐसी कहानियां शहर दर शहर बिखरी हुई हैं। सरकारी आंकड़े मौत छुपा रहे हैं। सरकार की पोल शमशान घाट खोल रहे हैं। कई शहरों में तो यह फर्क 10 गुना भी है। यानी सरकारी फाइल में कुछ मौतें बताई जा रही हैं और शमशान में उससे 10 गुना ज्यादा लाशें जलाई जा रही हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के बारे में आपको इसी शो में पहले भी काफी कुछ बता चुका हूं। कैसे पद्मश्री से सम्मानित विख्यात इतिहासकार योगेश प्रवीण को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और कोरोना से उनकी घर में ही मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस के लिए उन्होंने प्रदेश के कानून मंत्री को भी गुहार लगाई थी, फोन किया था, भाई अगर हो सके तो एम्बुलेंस का जुगाड़ तो कर दीजिए ताकि मैं अस्पताल पहुंच सकूं। प्रशासन की एक ऐसी ही लापरवाही का एक और मामला सामने आया जब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रमेश चंद्रा की पत्नी कोरोना से गुजर गई। यह भी लखनऊ की ही कहानी है। ना उन्हें अस्पताल मिल पाया, ना अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस। दोनों पति पत्नी कोरोना से पीड़ित थे। सरकारी हेल्पलाइन नंबर से उन्हें एम्बुलेंस की कोई मदद नहीं मिली। उनसे झूठ बोला जाता रहा कि एम्बुलेंस बस 5 मिनट में पहुंच रही। एम्बुलेंस कभी नहीं आई। लेकिन रमेश चंद्रा की पत्नी मधु उनका साथ छोड़कर चली गई। जब कोई उनकी पत्नी की लाश उठाने के लिए भी नहीं आया तो रमेश चंद्रा ने प्रशासन को खत लिखा और इस खत में उन्होंने लिखा, मैं कल सुबह 7 बजे से 50 बार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबरों पर फोन करता रहा, परंतु ना तो कोई घर पर दवा देने आया, ना ही अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया की गई। प्रशासन की लापरवाही के कारण मधु चंद्रा का स्वर्गवास हो गया। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि कोई डेड बॉडी उठाने वाला नहीं है। कृपया मदद की जाए। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,34,000 कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। करीब करीब 1400 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़े डराते हैं, बहुत डराते हैं। गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर और जानी मानी साइंटिस्ट इंद्रानी बनर्जी के साथ जो हुआ उसे सुनकर
आपका दिल दहल जाएगा। प्रोफेसर इंद्राणी बनर्जी ने इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। और भर्ती करने से क्यों मना किया? क्योंकि उनके स्टूडेंट्स उनको, अपनी प्रोफेसर को, अपनी गुरु को अस्पताल ले जा रहे थे। उनकी तबीयत खराब थी, बहुत खराब होती जा रही थी, गंभीर होती जा रही थी। अपनी कार में ही वो उन्हें अस्पताल ले गए, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, क्योंकि कुछ अस्पतालों में वो जरूरी मशीनें नहीं थी। फिर उन्हें लेकर गांधीनगर से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें उस एम्बुलेंस में, यानी EMRI 108 एम्बुलेंस में नहीं लाया गया था, जो कि प्रोटोकॉल के तहत डेजिग्नेटेड एम्बुलेंस है कोरोना मरीज को लाने के लिए। जब तक उन्हें गांधीनगर वापस ले जाया गया, उनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे चला गया था, जिसके कारण प्रोफेसर इंद्राणी बनर्जी की मौत हो गई। त्रासदी, लाचारी, सरकारी लापरवाही और असंवेदनशील प्रशासन की ऐसी कहानियां तमाम शहरों से आपको मिलेंगी। कह नहीं सकते कि कोरोना से मौत ज्यादा हो रही या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव या सरकारी कोताही इन मौत का कारण बन रहा। स्थिति इतनी भयावह है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली वेव में देश भर में रोज रिपोर्ट होने वाले कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1 लाख पार नहीं कर पाया था। इस बार 2.25 लाख पार करके 2.5 लाख पहुंचने वाला है। यही रफ्तार रही तो कहां रुकेगा ये कारवां, ये मौत का कारवां, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या कोरोना से लड़ने में सरकारें नाकाम साबित हुई हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।